एपिसोड 11 की शुरुआत में युन डॉग केयर में जाता है और काउंटर पे बैठी लेडी से कहता है हेज से मिलना है। तभी वोंजू की आवाज आती है कि युन सोकुन तुमसे बात करनी है। दोनों आकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। वोंजू कहता है योना से ऐसा क्या कहा तुमने? पिछली बार जब तुमने मिलने बुलाया था उसके बाद से काफी परेशान लग रही है। कह रही थी मन खाली सा हो गया है। आज भी तुम्हारी बातों से योना का ऐसा हाल हो जाता है? युन कहता है मामूली बात नहीं थी। तो बताने लगता है कि उसका ट्रांसफर सिंगापुर हो गया है। तो बच्चे के पैदा होते ही वो योना को लेकर हमेशा के लिए सिंगापुर चला जाएगा। युन चौंकते हुए कहता है फिर हेज का क्या होगा? तो कहता है उसे भी ले जाएंगे। युन कहता है उसे ले जाने वाले तुम होते कौन हो? तो कहता है अच्छा, हफ्ते में 5 दिन हम उसकी देखभाल करते हैं और तुम सिर्फ 2 दिन संभालते हो, तो हम ही उसके पेरेंट हुए ना? युन कहता है तुम्हें किसने हेज का पेरेंट बना दिया? तुम हेज के पेरेंट के पति होने के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। तो कहता है देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा। युन कहता है बकवास बंद करो, अगर हेज को मुझसे अलग करने की कोशिश की ना तो केस कर दूंगा तुम पर। और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वोंजू खुद से ही कहता है गलती कर दी बताकर। इधर होमिन के डैड उसकी माँ को बिल्ली पालने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काम के लिए डेंगू जाना है तो वो घर पे अकेली हो जाएगी। होमिन की माँ कहती है मेरे अकेलेपन की चिंता मत करो, कुछ सालों से घर पे रहने लगे हो वरना उससे पहले तो बाहर ही थे। उसके डैड कहते हैं देखो यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार अंदर चलकर देख लेते हैं। अंदर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बिल्लियाँ थी। अचानक एक सायरन बजता है और सारी बिल्लियाँ जाकर छुपने लगती है। केयर टेकर कहती है ये लोग अचानक ऐसे फायर ड्रिल क्यों करते हैं? कितनी बार बोला है आवाज कम करे, बच्चे डर जाते हैं। होमिन की माँ देखती है कि सारी बिल्लियां भाग गई है पर एक बिल्ली अभी तक वहीं पर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बिल्ली को देखकर वो उस पल को याद करती है जब होमिन और होजू काफी छोटी थी और दोनों खेल रही होती है। उनकी माँ किचन में काम कर रही थी तभी उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर चकनाचूर हो जाती है। होमिन डर के मारे रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे संभालती है तभी होजू को देखकर हैरान होती है, जो अब भी खेल रही थी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो उसे गोद में लेकर कहती है मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। अब यादों से बाहर आकर पूछती है उस बिल्ली को क्या हुआ है? तो केयरटेकर बताती है कि इसे किसी को नहीं देने वाले, ये बेचारी सुन नहीं सकती, म्याऊं भी नहीं करती, ये विकलांग है। ये सुनते ही होमिन की माँ यहाँ से चली जाती है। दोपहर में एक आदमी युलिम के मीटिंग रूम में वेट कर रहा होता है। तभी युन और होमिन आते हैं। आदमी पूछता है क्या आप ही मिस्टर युनसोकुन है? तो युन कहता है हाँ और अपना कार्ड उसे थमा देता है। ये जानकर आदमी बहुत खुश होता है क्योंकि आज पहली बार वो किसी वकील से मिला है और युन के साथ एक फोटो भी क्लिक करता है। युन उसे होमिन का परिचय करवाता है जिसके बाद तीनों मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। युन कहता है तुम टीके टेलीकॉम पर डेटा चोरी करने का मुकदमा दायर करना चाहते हो, तो क्या बता सकते हो तुम्हारी ऐसी कौन सी जानकारी चोरी हुई है? आदमी बताता है कि उसने नया फोन लिया था और टीके स्टोर में जाकर पुराने फोन का डेटा नए वाले में ट्रांसफर करवाया था, पर वो क्लाउड स्टोरेज से लॉग आउट करना भूल गया था और उनके स्टाफ में से एक ने वो वीडियो देखा और पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। यून पूछता है पर उस वीडियो में ऐसा क्या था? तो कहता है बताने से बेहतर है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर वो अपने लैपटॉप को ऑन करता है जिसमें कई सारी डॉग्स की वीडियोस में से एक को प्ले करता है और लैपटॉप यून की ओर घुमा देता है। वीडियो में से किसी डॉग के चिल्लाने की आवाजें आती है। पता नहीं वीडियो में ऐसा क्या था कि होमिन देख भी नहीं पाती और वो आदमी स्माइल करता है। कुछ देर में यून भी अपना मुंह फेर लेता है और लैपटॉप को बंद करते हुए कहता है बहुत हुआ। अब वो होमिन से कहता है अगर तुम चाहो तो बाहर जा सकती हो, इस केस को मैं अकेले संभाल लूंगा। होमिन कहती है ठीक है और चुपचाप बाहर चली जाती है। उसके जाते ही यून कहता है जानवरों को सताना एक संगीन अपराध है। स्टाफ ने वीडियो देखने के बाद पुलिस को बताकर एक अच्छा काम किया है। आदमी कहता है ये क्या बात हुई? उसने मेरे फोन से मेरी प्राइवेट वीडियो को देखा और पुलिस में कंप्लेन कर दी, क्या ये इलीगल नहीं है? तो यून कहता है प्राइवेट लाइफ को कानून की सुरक्षा मिलती है पर उसमें किसी भी तरह का अपराध हो रहा हो तो कार्रवाई होती है। आदमी कहता है अच्छा तो ऐसा है, पर तुम इस मैटर से मुझे बरी तो करवा दोगे ना? तो यून कहता है देखो मुझे अफसोस है पर हम ये केस नहीं ले सकते। आदमी कहता है पर क्यों नहीं ले सकते, आप तो टॉप के वकील हैं। तभी यून के पास कोई टेक्स्ट आता है और वो दूसरी मीटिंग में जाना है बोल के निकल जाता है, पर इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बिना किसी टेंशन के आराम से बैठकर अपनी कोल्ड ड्रिंक पीता है। अगले सीन में लीजिन कह रहा होता है कि ये तो बड़ा शातिर आदमी है। टीके स्टोर के स्टाफ ने उसके फोन में वीडियो देख के पुलिस में रिपोर्ट की और वो कह रहा है कि ये डेटा चोरी है। वो उन पे उल्टा केस कर रहा है ताकि फंस न जाए। यून कहता है इसके खिलाफ कंप्लेन करने वाले से कहो कि हम उनके साथ हैं और अदालत में हमारा वकालतनामा जमा करा दो। होमिन कहती है पर इससे क्या होगा, जेल में तो रख नहीं सकते और अगर अपील करेंगे तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे, तब तक पता नहीं और कितने मासूमों को तकलीफ देगा। लीजिन कहता है और हो सकता है उसे जेल हो ही ना, क्योंकि इससे पहले वो शायद ही जानवरों पर जुल्म करने के लिए जेल गया है। यून कहता है पहले जो भी कानून मौजूद है उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके जानवर पालने पर रोक लगनी चाहिए और एनिमल शेल्टर से दूर रहने का आदेश मिले, इतनी गुजारिश तो हम कोर्ट से कर ही सकते हैं। होमिन और लीजिन को भी उसकी बात सही लगती है। यून कहता है ऐसे लोग साइको होते हैं, क्या पता उसने इंसानों को भी मारा हो, तो उस एरिया के पुराने केस भी देखने होंगे। होमिन कहती है जी सर हम इस पे काम करते हैं। यून कहता है ठीक है तुम लोग इस पर काम करो और लीजिन से कहता है तुमसे अकेले में बात करनी है। अगले सीन में लीजिन कह रहा होता है अरे ये क्या बात हुई, हेज तेरे बच्चे जैसा है, किसी ने पैदा होते ही उसे फेंक दिया था और तूने बड़े प्यार से पालकर उसे एक अच्छा समझ
समझदार डॉगी बनाया। यून कहता है अरे शांत हो जा और बैठ जा। लीजिन बैठते हुए कहता है अच्छा तो बता फिर क्या करने का सोचा है। तो कहता है कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। अब मैं खुद तो ये कर नहीं सकता, इसलिए एक अच्छे वकील की जरूरत है। क्या तू ऐसे किसी वकील को जानता है? तो लीजिन कहता है देखना पड़ेगा यार। फिर कहता है अरे मैं भी तो वकील हूँ, फिर ढूंढना क्यों है, मैं कर दूंगा ना। यून उसे घूर घूर के देखता है तो कहता है तू ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुझे वकील के तौर पर मेरी काबिलियत पर शक होने लगा है। यून कहता है अरे नहीं नहीं, पर तू संभाल तो लेगा ना। तो कहता है हाँ मैं देख लूंगा। यून कहता है ठीक है फिर इस केस को तू देख ले, और निकल जाता है। थोड़ी देर में लीजिन ऑफिस से निकलते हुए होमिन को देखकर चौंक जाता है और कहता है तुमने तो डरा ही दिया। होमिन कहते हैं मैं तो ये फाइल देने आई थी, पर ये अंदर क्या चल रहा था। तो कहता है जूनियर को ये सब जानने की जरूरत नहीं है। पर होमिन भी सवाल पे सवाल करते हुए उसके पीछे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों लंच के लिए बैठे होते हैं। पूरी बात जानने के बाद होमिन कहती है मुझे भी हेल्प करनी है। लीजिन कहता है पर मैं तो ये अपने खाली टाइम में करने वाला हूँ, तुम्हें इससे तुम्हारे असाइनमेंट या प्रोग्रेस में कोई फायदा नहीं होगा। तो कहती है हाँ जानती हूँ, पर मुझे आपसे सीखने का मौका तो मिलेगा। तो हंसते हुए कहता है भला मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। फिर कहता है ठीक है तुम मेरी हेल्प तो कर सकती हो, पर मुझे लगता है उससे पहले अटर्नी यून से पूछ लो। वो हाँ कहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर शायद वो अपनी निजी बातें किसी जूनियर को ना बताना चाहे। होमिन कहते हैं पर आप भी तो वही हो। तो कहता है मैं तो उनका खास हूँ, देखो तुम यहाँ पर हो और मैं तुमसे इतना ऊपर, समझी। तो कहती है हाँ समझ गई। लंच के बाद जब तीनों वापस ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं तो अचानक होमिन कहती है अरे मेरी बोतल तो वहीं रह गई, आप लोग चलिए मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद होमिन बोतल लेकर ऑफिस की बिल्डिंग में चली आती है। लिफ्ट के लिए बहुत सारे लोग पहले से खड़े थे, इसलिए वो दूसरी बार में जाने का फैसला करती है। अब जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है तो गेट बंद होते समय कोई उन्हें वापस खोल देता है। ये वही साइको आदमी था जो लिफ्ट के अंदर चला आता है। होमिन उसे देखकर घबरा जाती है और अपनी सांसें थामकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे फिर से खुलते हैं तो अटर्नी यून बाहर ही खड़ा होता है और उस आदमी को देखते ही धर दबोचता है। अब जाकर होमिन की सांस में सांस आती है। यून कहता है कांगोमिन तुम बाहर जाओ। उसके जाते ही इमरजेंसी बटन दबाता है और सिक्योरिटी वाले तुरंत चले आते हैं। यून कहता है इस आदमी की शक्ल हमारे डेटाबेस की ब्लैक लिस्ट में डाल दो, ये इस बिल्डिंग में दोबारा नहीं दिखना चाहिए। गार्ड्स कहते हैं ठीक है सर, और उस आदमी को बाहर ले जाते हैं। रात में होमिन पूरी बात अपने दोस्तों को बताती है। यून कहते हैं यार वो तो सच में साइको निकला, अटर्नी यून नहीं आते तो क्या होता। होमिन कहती है क्या होता, मैं भी कुंफू जानती हूँ, लात मार के दिखाती भी है। सियोला कहते हैं क्या कुछ भी, ऐसे वक्त में भाग जाना ही समझदारी होती है। जीवन कहते हैं इतने दिन हो गए तुम्हारी मॉम अकेली है, तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करती। तो कहती है मैंने कॉल किया था पर माँ ने पिक ही नहीं किया। तभी उसके पास कॉल आता है और जोई बताती है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में है। होमिन चौंकते हुए कहती है क्या रुको मैं अभी आती हूँ। तो जोई कहती है नहीं ज्यादा चोट नहीं लगी है, वो मैं आजकल पार्ट टाइम डिलीवरी का काम भी करती हूँ ना, तो वहीं पर ऐसा हुआ। होमिन पूछती है तुम्हारी बहनें कहाँ पर है। तो बताती है कि वो मौसी के पास है, पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड उन्हें बाहर लेकर जाऊंगी, पर क्या करूँ मुझे तो संडे को डिस्चार्ज मिलेगा। होमिन पूछती है क्या मैं उन्हें बाहर लेकर जाऊँ। तो खुश होते हुए कहती है क्या सच में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्त बनते ही तुम्हारे लिए परेशानी बन गई ना। तो होमिन कहती है कैसी बातें कर रही हो, टेंशन मत लो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी, तुम बस अपने इलाज पर ध्यान दो। कॉल कट होते ही अपने दोस्तों को पूरी बात बताती है। फिर अचानक से उठकर जाते हुए कहते हैं ओह कितना बढ़िया आइडिया है मिस कांगोमिन। इधर यून हेस के साथ मीटिंग पे बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके पास होमिन का कॉल आता है और कॉल उठाते ही कहती है जी बोलिए सर, कोई जरूरी काम है क्या। यून कहता है पर कॉल तो तुमने किया है। तो कहती है वो गलती से लग गया होगा। फिर पूछती है वो कल आप काफी बिजी है क्या। तो यून कहता है हाँ कुछ तो प्लान किया है। तो दबी आवाज में कहती है लगा ही था ऐसा ही होगा। यून पूछता है क्यों, कोई जरूरी काम था क्या। इधर होमिन की माँ बार बार होजो और उस बिल्ली के बारे में ही सोच रही थी। वो सो भी नहीं पाती और रात में ही बिल्ली वाली स्टोर में चली आती है। केयर टेकर भी उसे देखकर चौंक जाती है। होमिन की माँ कहती है मुझे यही बिल्ली चाहिए, चिंता मत करो मैं इसे संभालना सीख जाऊंगी। केयर टेकर कहती है ठीक है फिर मैं इसके लिए रात में जो भी चाहिए सब पैक कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगले दिन सुबह होमिन दोनों बच्चियों के साथ वेट कर रही होती है। तभी यून कार लेकर आता है और सब लोग कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लोकेशन पे पहुंचने के बाद होमिन कहती है ये जगह तो सच में कमाल है, पर सॉरी सर आप इसके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहते थे और मैंने सब चौपट कर दिया। यून कहता है अरे नहीं नहीं, बल्कि ये तो अच्छा हुआ है, इसको भी मजा आ रहा और क्या चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा रूम बुक किया है, तुम बच्चों के साथ उसमें रह सकती हो। और होमिन उनका शुक्रिया करती है। पूरे दिन मस्ती करने के बाद रात में होमिन यून के पास आती है। यून पूछता है बच्चे कहाँ पर है। तो कहती है सो गए। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। होमिन कहती है क्या सच में हेस को दूसरे देश लेकर जाने वाले हैं, मैंने आपकी बातें सुनी थी, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। यून कहता है वो मेरा निजी मामला है और कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। तो कहती है माना की बड़ी बात नहीं है पर जरूरी तो है, एक दूसरे की हेल्प करके ही तो खुशी मिलती है सर। आपको हेस के साथ देखकर मैंने तो ठान लिया है कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, और आपको तो पता ही है ना मैं कितनी अच्छी लॉयर हूँ, आपकी एक काबिल एसोसिएट सब संभाल लेगी। यून कहता है ठीक है तुम भी संभालो। तो कहती है भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया सर। यून कहता है लेकिन उसे जाने से रोक भी दिया तो भी कुछ परेशानियां हैं। मेरी एक्स वाइफ पेंटर है तो वो घर से काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसका पति हेस को संभालता है, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। तो कहते हैं इसीलिए तो आपको हेस की ज्यादा जरूरत है। यून कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर हेस के हिसाब से देखो तो वो अकेला हो जाएगा। होमिन कहती है यही तो असली प्यार है। फिर पूछती है हेस छोटा था तो कैसा था, और यून एक्साइटेड होकर
होकर उसे हेस के बारे में बताने लगता है। अगले दिन एक आदमी वोंजू के घर की बेल बजाता है और कहता है आपके लिए एक मेल आया है। वोंजू लेटर को पढ़ के देखता है और खुद से ही कहता है ये आदमी तो हर बात वकील की तरह सोचता है, एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करता ही जा रहा है। योना पेंटिंग कर रही होती है और पूछती है कौन है, तो झूठ बोलते हुए कहता है मेरे ऑफिस से कोई लेटर आया है। इधर चेयुन अपने पीसी का डेटा कॉपी कर रहा होता है, तभी उसका कलीग आकर कंधे पे हाथ रखता है तो डर जाता है। कलीग कहता है तुम लंच करने नहीं जा रहे, तो कहता है आप जाइए मुझे काम है। कलीग कहता है तुम्हें देखकर तरस आता है, इतने काबिल होकर भी आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा लगता है वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। कलीग के जाते ही वो घबराया हुआ सा उस पल को याद करता है जब उसने पहली बार मिस नायोन को होटल रूम में बुलाया था। असल में नायोन को पहले ही युन ने समझा दिया था और उल्टा वो ही उनके जाल में फंस गया था। नायोन ने कहा कि देखो हम नहीं चाहते कि तुम्हारा करियर खराब हो जाए, अगर तुम साथ दोगे तो कुछ नहीं होने देंगे। फिर युन ने भी समझाया कि हम उनकी तरफ वादा नहीं करेंगे कि तुम्हें लॉयर बना देंगे, पर ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते में आती है, जैसे कि लोकल स्कूल में पढ़ना, कम मार्क्स लाना, ये सब ना देखकर तुम्हारे काम और काबिलियत के आधार पर मौका देंगे। बहुत सोचने के बाद चेयुन ने कहा तो मुझे क्या करना होगा, और युन ने कहा सुना है तुम्हें रिकॉर्ड्स रखने की आदत है, क्या तुम्हारे पास हाइनी कोर की डील वाले रिकॉर्ड्स हैं? तो चेयुन ने कहा हाँ, मैंने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं फाड़े थे क्योंकि मैंने उनको अपनी पढ़ाई के लिए सेव रखा था। युन ने कहा तुम समझ गए ना मुझे क्या चाहिए? तो चेयुन ने हाँ में जवाब दिया। अब वो यादों से बाहर आता है और सारी फाइलें कॉपी हो चुकी थी और जल्दी से पेन ड्राइव को निकाल कर बैठ जाता है। दोपहर में मिस्टर बांग जी मिस्टर को से मिलने जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताता है कि ओपीटी ने हमारे ब्लूस्टोन के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। मिस्टर को चौंकते हुए कहते हैं पर ऐसा क्यों किया? तो कहता है धोखाधड़ी करने के लिए। असल में ओपीटी को एनपीयू टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इसीलिए हानि कोर को खरीदा, पर उसे चलाने के लिए कोर डेटा और लॉजिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉजिक का कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो यूज ही नहीं कर पा रहे। मिस्टर को कहते हैं क्या इसके बारे में हमें पहले पता नहीं था? तो कहता है एनपीयू के बारे में हम कुछ नहीं जानते और अब ओपीटी एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता है, पेमेंट वापस लौटाने के साथ नुकसान के भरपाई की मांग भी कर रहा है। मिस्टर को कहते हैं कितने मांग रहे हैं? तो कहता है 200 बिलियन वॉन। ये सुनकर तो मिस्टर को की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। मिस्टर बांग जी कहता है तो बताइए अब क्या करना है? मिस्टर को कहते हैं मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ब्लूस्टोन एक कंपनी है, वो खुद संभाल लेगी, अब जाओ यहाँ से। मिस्टर बांग जी कहता है ठीक है और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही मिस्टर को गुस्से में लाल हो जाते हैं। रात में होमिन अपने डैड को कॉल करके पूछती है मोम आपके पास है क्या, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? उसके डैड कहते हैं नहीं मैं तो तुम्हें पूछने वाला था क्योंकि वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही। ये सुनकर होमिन परेशान होते हुए कहती है ठीक है मैं घर जाके देखती हूँ। अब वो ऑफिस से सीधा माँ के घर चली आती है। रूम में उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। होमिन पूछती है क्या हुआ, तो बिल्ली की तरफ इशारा करती है। कुछ देर बाद होमिन जियुन को बता रही होती है कि जब मैं आई तो माँ रो रही थी। जियुन पूछती है पर बिल्ली को क्या हुआ? तो बताती है कि उसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है, डॉक्टर को दिखा के दवा दे दी है पर माँ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जियुन कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। कॉल काटने के बाद रूम में आकर बताती है कि माँ जियुन आ रही है, उसके घर में 6 बिल्लियां हैं इसलिए उसे बिल्लियों के बारे में सब पता है। ये सुनकर उसकी माँ को थोड़ी राहत मिलती है। होमिन कहती है आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो खाना बना के माँ को आवाज लगाती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। रूम में जाकर देखती है तो वो सो गई थी। तभी बेल बजती है और होमिन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजे पर जियुन थी जो माँ के बारे में पूछती है तो होमिन बताती है कि माँ सो गई। जियुन कहती है ठीक है मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर बिल्ली को खाना खिला देंगे, और होमिन उसका शुक्रिया करती है। वहीं इधर चेयुन पूरी जानकारी नायोन की टीम को दिखा देता है। नायोन कहती है अब हमारे पास सबूत है कि ये सारा किया धरा मिस्टर को का था। युन कहता है पर मिस्टर को काफी चालाक है, इतने सबूत काफी नहीं है, हमें कुछ और भी सोचना होगा। तभी चेयुन बताता है कि ओपीटी ने ब्लूस्टोन पर मुकदमा कर दिया है क्योंकि एनपीओ को चलाने के लिए जो लॉजिक चाहिए थे वो सब उन्हें कहीं नहीं मिले। नायोन चौंकते हुए पूछती है ये क्या बात हुई, क्या हाइनी कोर ने कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स उन्हें नहीं दिए थे? तो मिस्टर ली कहता है ऐसी बात नहीं है, ब्लूस्टोन ने हमसे सब कुछ ले लिया था। फिर कुछ सोचने के बाद कहता है लेकिन जब हम एनपीओ बना रहे थे तब कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। नायोन कहती है अरे फिर वो उसे यूज कैसे करेंगे? तो मिस्टर ली कहते हैं वैसे ही जैसे हमने किया था, सब कुछ यहाँ पर है। अब वो फिर से कुछ सोचता है और कहता है अच्छा तो इसीलिए मुझ पर चोरी करने का इल्जाम लगाया क्योंकि मैंने हिसाब लिखे ही नहीं थे, सब कुछ दिमाग में फीड है। फिर कुछ हिसाब याद करके उन्हें बताता भी है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और युन मुस्कुराने लगता है। फिर कहता है आपको आपकी कंपनी वापस मिल जाएगी। ये सुनकर मिस्टर ली चौंकते हुए कहता है क्या सच में? तो कहता है हाँ बिल्कुल। इधर होमिन की माँ उठते ही चेरी का नाम पुकारती है। होमिन आकर कहती है जियुन उसका ध्यान रख रही है, आप सो जाइए, वो बिल्कुल ठीक है, और बाहर जियुन के साथ खेल रही है। फिर वो भी उनके बगल में आकर लेट जाती है और पूछती है अचानक से बिल्ली पालने का ख्याल कैसे आया? तो उसकी माँ कहती है पापा ने कहा था, और चेरी को देखते ही मुझे होजू की याद आ गई। चेरी सुन नहीं सकती, म्याऊं भी नहीं करती, पर वो शेल्टर में ही ठीक थी, बेचारी यहाँ आती बीमार हो गई और मैं कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। होमिन कहती है ऐसा मत बोलिए, वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट होता रहता है। तो उसकी माँ बताने लगती है कि जब होजू छोटी थी तो मैं पूरा दिन उसका ध्यान रखती, उसके पीछे पीछे घूमती ताकि उसे कहीं चोट न लग जाए। फिर एक दिन तुम सीढ़ियों से गिर गई और तुम्हारे एक हाथ और पैर की हड्डी टूट गई, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं होजू के चक्कर में तुम्हें तो भूल ही गई थी। होमिन पूछती है तो क्या उसके बाद ही आपने होजू को मासी के पास भेजने का फैसला किया? तो कहती है मैंने तुम्हारी मासी के साथ भी बहुत गलत किया। जब उसकी शादी हुई तो मैंने कहा बच्चे पैदा मत करना, ऐसे बच्चे का क्या फायदा जो सुन नहीं सकता। होमिन कहती है
आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कहती है बेचारी तुम्हारी मासी को सच में कोई बच्चा नहीं हुआ और भगवान ने मेरे साथ वही किया जो मैंने उसे बोला था। फिर मैंने होजू को मासी को सौंपने का सोचा और जब होजू मासी से मिली तो पहली बार मैंने उसकी आवाज सुनी। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि होजू बोल भी सकती है। ये सुनकर होमिन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगले दिन मीटिंग के लिए वोंजो अपने वकील को लेकर आता है। होमिन कहती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हफ्ते में 2 दिन हेस हमारे क्लाइंट के साथ रहेगा और उसे विदेश ले जाकर आप समझौते को तोड़ रहे हैं। अगर आप इसके बाद भी नहीं मानते तो हम कोर्ट में अर्जी लगाकर हेस को विदेश जाने से रोक लेंगे। वोंजो कहता है युनसो-कुन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो लीजिन कहता है तुम्हें जो भी कहना है यहीं पर कहो, वैसे भी प्रतिवादी मिस योना है तो तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और यून इन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराता है। रात में ऑफिस से घर जाते समय होमिन यून को आवाज लगाती है और कहती है ये लीजिए हेस के लिए कुछ सामान लाई थी, वो उस दिन आपने बच्चियों को संभालने में हेल्प करी थी ना। यून कहता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो होमिन कहती है मेरी माँ ने एक बिल्ली पाली है, उसके लिए कुछ सामान लाने गई थी तो ये भी ले आई। यून कहता है इसमें तो बहुत कुछ है। तो कहती है कुछ स्नैक्स और कॉलर ही तो है, उस दिन हेस ने कॉलर नहीं पहना था ना। यून कहता है हेस को कॉलर पहनना पसंद नहीं है। तो कहती है ये नॉर्मल कॉलर नहीं है, इसमें जीपीएस भी है और छोटा सा है तो हेस को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यून कहता है अच्छा तो ये बात है, दिखने में भी काफी अच्छा है। तो कहती है बुरा ना माने तो क्या मैं उसे जाकर ये खुद दे सकती हूँ, मुझे हेस से मिलना भी है, बस ये देकर चली जाऊंगी। यून कहता है कोई बात नहीं ठीक है चलो। अब कार में होमिन कहती है अपना फोन दीजिए, कॉलर को फोन के ऐप से जोड़ देती हूँ और यून भी उससे अपना फोन थमा देता है। इधर वहीं साइको आदमी डॉग केयर में आता है और काउंटर पे बैठी लेडी से कहता है मैं युनसो-कुन का कजिन हूँ, क्या हेस को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो लेडी कहती है पर आप तो जल्दी आ गए, हेस को भेजने से पहले हमें गार्डियन से एक बार कंफर्मेशन लेनी होगी। तो कहता है ठीक है मैं कॉल करता हूँ और अपना फोन निकालता है। लेडी उसके फोन में यून की फोटो देखती है तो कहती है ठीक है आप ले जाइए। थोड़ी देर बाद यून आता है तो पूछता है आपने हेस को ऐसे कैसे जाने दिया। तो लेडी कहती है पर वो तो कह रहा था कि वो आपका कजिन है। तभी यून के पास कोई वीडियो आता है जो उसी साइको आदमी का था। वीडियो प्ले करता है तो हेस के चिल्लाने की आवाज सुनकर ये लोग सहम जाते हैं। यून को बहुत ही गुस्सा आता है। होमिन कहती है हमें हेस को ढूंढना होगा और दोनों एक टैक्सी में बैठकर निकल पड़ते हैं। उसके इलाके में जाकर हेस को ढूंढते हैं। तभी वो साइको आदमी उनके सामने आकर हेस को मारने की धमकी देता है। होमिन यून को शांत रहने के लिए कहती है और खुद उस आदमी से बात करती है। होमिन कहती है देखो हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, तुम्हें जेल जाने से बचा लेंगे। आदमी कहता है क्या ये पॉसिबल है। तो कहती है हाँ तुम तो अटर्नी यून का नाम सुनकर ही तो आए थे ना। तो आदमी कहता है हाँ पर सबका तरीका अलग होता है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। होमिन कहती है देखो पूरे कोरिया में तुम्हें केवल अटर्नी यून सर ही बचा सकते हैं, हेस को सही सलामत लौटा दोगे तो सर तुम्हारा केस लड़ेंगे है ना सर। और यून हाँ में गर्दन हिलाता है। आदमी कहता है ठीक है पर केस खत्म होने तक हेस मेरे साथ ही रहेगा। होमिन कहती है अगर सर दिल से केस लड़ेंगे तो रास्ता अपने आप निकलेगा, पर आधे मन से मुकदमा लड़ा तो नतीजा बुरा भी हो सकता है, इसलिए कह रही हूँ कि हेस को अगर तुम बंधक बना के रखोगे तो इनके लिए मुकदमा लड़ना मुश्किल होगा। हेस को सही सलामत लौटा दो, बदले में हम तुम्हें इस केस से बचाने में पूरी जान लगा देंगे। फिर यून की तरफ देखती है तो वो भी हाँ में जवाब देता है। आदमी कुछ देर सोचने के बाद कहता है दिल खुश कर दिया, तो ठीक है फिर हम ऐसा ही करते हैं। अब वो यून की ओर बढ़ता है और हेस को उसे सौंप देता है। फिर एकदम से उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है धोखा मत देना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वहीं होमिन मन ही मन यून के शांत रहने की दुआ कर रही होती है। उस आदमी के जाते ही यून हेस को गले लगाकर रोने लग जाता है। अगले सीन में डॉक्टर बताता है कि ज्यादा चोट नहीं आई पर एक पसली टूट गई है। योना कहती है मैं हेस को लेकर जा रही हूँ। तो यून कहता है ठीक है और यहाँ से जाने लगता है। तो वोंजू उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी होमिन बोल पड़ती है कि मेरा बीच में बोलना सही नहीं है, लेकिन आप उनसे बाद में बात कीजिए, अटर्नी यून ने आज पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है। वोंजू ये सुनकर रुक जाता है और होमिन यून के पीछे जाती है पर तब तक वो टैक्सी लेकर निकल जाता है। रास्ते में फोन में लोकेशन देखकर ड्राइवर को बताता है और हमें दिखाया जाता है कि साइको ने जब उसे अपनी तरफ खींचा था तो बड़ी चालाकी से यून ने होमिन का दिया वो कॉलर उसकी पॉकेट में डाल दिया था। इधर साइको एक बिल्ली को अपने जाल में फंसा रहा था, तभी यून आकर उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है और पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। वहीं कार में 3 लोग बैठकर उसे देख रहे थे। उनमें से एक पूछता है ये मार्क्स वाला कौन है। दूसरा कहता है जो भी हो साले को मार खाने के बाद में जाकर बचाएंगे। थोड़ी देर बाद तीनों आते हैं तो साइको खुद को छुड़वाकर उनकी तरफ भागता है, पर वो लोग उसे हथकड़ियां लगाते हुए बताते हैं कि तुम्हें चुप रहने का पूरा अधिकार है और गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अपनी सफाई देने का पूरा हक भी तुम्हें है। यून जाने लगता है तो उनमें से एक आदमी उसे रुकाता है और बताता है कि वहाँ पर कैमरे लगे हैं तो दूसरी तरफ से जाइए। यून पूछता है इस आदमी को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। तो बताता है कि उसने एक बूढ़ी औरत को पीटा था, उसकी हालत बहुत खराब है, मर भी सकती है। ये सुनकर यून चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अब वो योना के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। योना आती है तो पूछता है सब कैसा है। तो कहती है ठीक है सो रहा है, तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। तो कहता है नहीं कल आकर उसे ले जाऊंगा। योना कहती है मुझे वोंजू ने सब बता दिया, तुमने हेस के लिए केस फाइल किया है। यून कहता है तो क्या तुम्हें उसे विदेश लेकर जाने देता। योना कहती है मैं तुमसे बात करने ही वाली थी पर उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। यून कहता है जो भी हो कभी ना कभी तो लेकर जाने ही वाली थी, और तुमने अगर विदेश में ले जाकर उसे कहीं छोड़ दिया तो अपने बच्चे के साथ भी तो तुमने ऐसा ही किया था। योना कहती है हाँ मैंने किया था पर अबॉर्शन करवाने से पहले मैंने फैसला बदल लिया था। मैं भी इंसान हूँ, पर जब मुझे पता चला कि बच्चे की न्यूरल ट्यूब खराब है तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर बच्चा जन्म भी लेता तो कुछ दिन ही जी पाता, और अगर सर्वाइव कर जाता तो उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। यून कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो कहती है अगर
बताती तो भी तुम बच्चा गिराने के लिए कभी नहीं मानते। ये सुनकर यून की आंखों से आंसू निकल आते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। इधर होमिन खुद से ही कह रही होती है कि कितनी बार फोन किया पर एक बार भी नहीं उठाया, एक तो अचानक चले गए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। एक बार फिर से कॉल करती है तो यून उठा लेता है और कहती है हेलो यून सर, आप सोए तो नहीं थे ना। अगले ही पल चौंकते हुए कहती है क्या? वहीं इधर यून एक बार में पीकर पूरा टल्ली हो रखा था। होमिन आकर देखती है कि ये तो होश में ही नहीं है। फिर वो उसके हाथ पर लगी चोट को देखती है और बारटेंडर से पूछती है पास में कोई मेडिकल स्टोर है क्या। थोड़ी देर बाद उसके हाथ की चोट पर दवा लगा रही होती है। तभी यून अपनी आंखें खोलता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।